क्या आपको सेम ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार पनिशमेंट मिलेगी? क्या आपको कंपेल किया जा सकता है अपने ही केस में विटनेस बनने के लिए? हेलो एवरीवन, इन क्वेश्चंस को हम आंसर करने के लिए आज आर्टिकल 20 पढ़ेंगे। आर्टिकल 20 की हेडिंग ये कहती है प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो इसका जो क्लॉज 1 है वो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में बात करता है। मतलब किसी भी तरीके का एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं बनना चाहिए, यानी कि अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है तो वो उन्हीं लॉ से गवर्न होगा जो लॉ उस टाइम एग्जिस्टेंट थे, मतलब जो लॉ उस टाइम प्रेजेंट थे। अगर बाद में कोई लॉ बनता है उस ऑफेंस से रिलेटेड तो वो पर्सन उस लॉ से गवर्न नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी लॉ से गवर्न होगा जिस टाइम उसने वो ऑफेंस कमिट किया था, जो लॉ उस टाइम प्रेजेंट थे। डेट्स इट। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे आईपीसी में सेक्शन 304B डाला गया, वो डाउरी डेथ से रिलेटेड है कि कोई भी अगर पर्सन इसके लिए कन्विक्टेड होगा है ना, तो उसे मिनिमम 7 साल की पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट मतलब मिलनी चाहिए। तो अगर जब ये आईपीसी के अंदर जब ये अमेंडमेंट आया, ठीक है, उससे पहले अगर किसी ने डाउरी डेथ के लिए कोई कन्विक्टेड होगा तो वो इस पर्टिकुलर सेक्शन से गवर्न नहीं होगा। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर चेंज आया उससे गवर्न नहीं होगा। तो सीधी सीधी बात ये है कि अगर आपने कोई एक्ट किया है और जिस तारीख को आपने एक्ट किया है उस टाइम में ऑफेंस नहीं है, तो कोई सा भी फ्यूचर लॉ आपके एक्ट को ऑफेंस नहीं बना सकता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो क्लॉज 1 है ये सिर्फ क्रिमिनल लेजिस्लेशन की बात कर रहा है, ये सिविल लाइबिलिटी की बात नहीं कर रहा। मैं इसे केस के थ्रू समझाती हूँ। इस केस का नाम है हाथी सिंह MFG कंपनी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर केस में हुआ था, एक एक्ट पास हुआ था जून 1957 में। उस एक्ट में ये था कि अगर किसी भी एम्प्लॉयर ने अपनी अंडरटेकिंग क्लोज कर दी है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन दे 28 नवंबर 1956 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मतलब जो एक्ट है ये पहले के एक्ट, ये मतलब ये जो पर्टिकुलर जो हमारा लॉ पास हुआ है ये कौन सा एक्ट के लिए बना हुआ है, जो कि मतलब जून 1957 से पहले के एक्ट थे। ठीक है, तो अब ऐसा बोला गया, लोगों ने ये बोला कि जो एम्प्लॉयर्स थे उनका ये कहना था कि ये तो हमारे आर्टिकल 20 मतलब फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो सुप्रीम मतलब कोर्ट का ये डिसीजन आया कि ये हमारे मतलब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये सिर्फ क्रिमिनल लेजिस्लेशन के लिए है, ठीक है, सिविल लाइबिलिटी के लिए नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो टैक्स है हम उसे रेट्रोस्पेक्टिवली इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, देखो बेसिक कहने का मतलब ये है, यहाँ पे वर्ड हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, ऑफेंस। मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, ऑफेंस। तो जो सिविल लायबिलिटी है ना वो किसी तरीके का ऑफेंस नहीं होता। ठीक है, अगर हम ऑफेंस की डेफिनेशन देखें, हमारे आईपीसी में ऑफेंस की डेफिनेशन दी हुई है, सेक्शन 40 में, जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी ऑफेंस की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, तो उस ऑफेंस के एम्बिट में ना सिविल लायबिलिटी नहीं आती, तभी इस आर्टिकल में हमारा सिविल लायबिलिटी वर्ड नहीं आता है। अब आते हैं अपने अगले स्लाइड पे। ये इसमें केस है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में हुआ था करप्शन से बेसिकली रिलेटेड था। तो कोई भी अगर पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है, अगर उसके करप्शन देखना था कि वो करप्ट ऑफिसर है कि नहीं, वो करप्शन का चार्ज, तो उसमें मतलब जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था तो उसमें एक ये था कि ये देखनी पड़ेगी उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, उसका इनकम कितना आता है, उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है। तो किसी एक पर्सन का ये था कि ये उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। फंडामेंटल राइट का वायलेशन इस वजह से है क्योंकि वो ये कह रहा है, वो प्रॉपर्टी की जो बात कर रहा है, वो प्रॉपर्टी जिस दिन ये लॉ आया वो प्रॉपर्टी जो मतलब ये जो ऑफिसर्स थे उनके पास इस लॉ के आने से पहले प्रॉपर्टी थी, यानी कि ये जो लॉ है इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर कोई भी ऐसा कोई केस आता है, ठीक है, ऐसा कोई लॉ पास होता है, ठीक है, जिसके कुछ रिक्विजिट जो रहते हैं वो पास्ट से रिलेटेड रहते हैं, मतलब एक्ट के पास होने से, जिस तारीख को एक्ट पास है उससे पहले की तारीख से कुछ रिलेटेड चीज़ रहेगी, तो उसे हम लोग, यहाँ पे मैंने वर्ड्स दिए हुए हैं स्लाइड में, आप पढ़ लेना। ठीक है, तो उसे हम लोग अनलॉफुल नहीं कहेंगे, वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 नहीं कहेंगे। ठीक है, ये किसी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पे नहीं लगेगा। जैसे होता है ना कि कुछ पब्लिक ऑफिसर को डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, ऐसे उन सब पे नहीं लगेगा। अच्छा, ये जो है ये ट्रायल पे भी नहीं लगेगा, ये सिर्फ लॉ से रिलेटेड है। जैसे क्या हुआ कि सपोज ट्रायल का तरीका कुछ और था, बाद में चेंज हो जाता है, तो अगर उसे दूसरे मतलब चेंज लॉ के थ्रू ट्रायल किया जा रहा है तो वो पर्सन ये नहीं कह सकता कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। ओके, इसमें एक और केस है। ये केस जो है
ये आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर कर देगा। बेसिक अगर ये केस बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, एक लाइन में अगर बोलना पड़े तो मैं ये बोलूँगी कि अगर कोई लॉ पास होता है, ठीक है, अगर वो जो क्रिमिनल है, जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया, अगर उसके बेनिफिट में है तो वो लॉ उस पे लगेगा। पर अगर वो जो लॉ है उसके बेनिफिट में नहीं है, ठीक है, उसकी पनिशमेंट बढ़ रही है, जिससे पनिशमेंट घटने की बजाय बढ़ रही है, तो वो लॉ उस क्रिमिनल के ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर कोई भी फ्यूचर लॉ है जो कि मतलब क्रिमिनल को फेवर कर रहा है, तो वो लॉ लगेगा, वो लॉ उस पर लागू होगा। लेकिन अगर वो क्रिमिनल को फेवर नहीं कर रहा, पनिशमेंट ही बढ़ा दे रहा है, पेनाल्टी बढ़ा दे रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में वो फ्यूचर लॉ नहीं लगेगा। इस केस में हुआ क्या था कि एक 16 ईयर का बॉय था, उसने क्या किया था, हाउस ट्रेस पास किया और एक 7 ईयर ओल्ड गर्ल थी, उसकी मॉडेस्टी आउटरीच करने की कोशिश करी। तो उसकी प्रोसीडिंग चल रही थी, तभी उस टाइम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पास हो गया था। तो उसे हाई कोर्ट के मतलब जजमेंट के थ्रू उसे इम्प्रिजनमेंट मिल रही थी। लेकिन वो जो नया एक्ट आया था, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, उसमें ये था कि अगर 21 ईयर्स से कोई कम उम्र का इंसान है तो उसे जल्दी इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जाएगी। तो वो जो पर्सन रहता है वो क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये बोला गया कि हाँ, ये जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है उस पर्सन के ऊपर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो जो एक्यूज्ड है उसके बेनिफिट में है, तो उसकी इम्प्रिजनमेंट हटा दी गई। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। जो बेनिफिट कर रही हो एक्यूज को, वो लॉ लगेगा उसके ऊपर, और जो नहीं बेनिफिट करे, जो पेनाल्टी बढ़ा रही है, वो नहीं लगेगा। अब हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, जो कि क्लॉज 2 की बात कर रहा है। ये बात करता है डबल जियोपार्डी की। इसके लिए एक मैक्सिम है, नेमो डेबिट बिस पेक्सारी, ए मैन शेल नॉट बी ब्रॉट इनटू डेंजर फॉर वन एंड द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ठीक है, तो अगर आपने एक ऑफेंस किया है, तो मतलब कोई एक ऑफेंस किया तो एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी आपको, उसके लिए एक से ज़्यादा बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती। पर इस क्लॉज के कुछ एसेंशियल्स है। पहला एसेंशियल ये है, देयर मस्ट बी अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। ये जो वर्ड है ऑफेंस का मतलब ये है कि जनरल क्लॉजेस एक्ट में डिफाइन किया गया है। इसका मतलब किसी भी तरीके का एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, दूसरा एसेंशियल ये है कि अगर ये जो प्रोसीडिंग है किसी कोर्ट के सामने होनी चाहिए, किसी जुडिशियल ट्रिब्यूनल के सामने होनी चाहिए। तीसरा एसेंशियल ये है कि ये जो प्रोसीडिंग है ये उसी लॉ के अकॉर्डिंग्स में हो रही है जिसके लिए दोबारा प्रोसीडिंग चल रही है। इसका मतलब आप समझे? मैं आपको समझाती हूँ। जैसे क्या हुआ, आपके अगेंस्ट किसी चीज़ का ऑफेंस, ये वाला जो क्लॉज है लगेगा कब, पहले आपको ये पता चल जाए कि लगेगा कब। ये आपके ऊपर तब लगेगा अगर मान लो आपने कोई ऑफेंस किया, उसके लिए आपको पनिशमेंट मिल गई, लेकिन फिर से आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है उसी सेम ऑफेंस को लेके, है ना, तो ये तो गलत हुआ ना। तो आप इस क्लॉज का प्रोटेक्शन ले सकते हो। अब ये जो मैं तीसरा एसेंशियल बता रही हूँ, जो तीसरा एसेंशियल ये है ना कि जब दोनों बार ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो सेम इशू को लेके होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जिसमें सेम एक्ट्स इन्वॉल्व हो, सेम लॉ इन्वॉल्व हो। ठीक है, जैसे पहली बार आपकी प्रोसीडिंग चल रही है, मान लो चोरी के लिए चल रही है, ठीक है, तो दूसरी बार जब प्रोसीडिंग चले तो भी चोरी के लिए चलनी चाहिए। ये नहीं कि वो एक्सटॉर्शन वगैरह इन सब चीज़ों के लिए चले, नहीं। ठीक है, अब अगले स्लाइड पे आते हैं। इसके अंदर केस है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें क्या हुआ था, एक पर्सन आया, फॉरेन से आया, ठीक है, उसके पास बहुत सारा गोल्ड था, उसने पूछने पर भी नहीं बताया। तो जो कस्टम अथॉरिटीज़ थी वहीं पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसके ऊपर सेक्शन 167 क्लॉज 8 ऑफ द सी कस्टम एक्ट के अकॉर्डिंग उसने उसके जो गोल्ड से कन्फिस्केट कर लिया। उसके बाद फिर उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चलने लग गई, ठीक है, कोर्ट में, और वो चलने लग गई फेरा एक्ट के अकॉर्डिंग, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग चलने लग गई। तो उस पर्सन ने बोला कि तो मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। ऑलरेडी जो कस्टम अथॉरिटीज़ थे उन्होंने मेरे अगेंस्ट एक्शन ले लिया। तो ऐसा बोला गया कि जो कस्टम अथॉरिटीज़ हैं वो किसी तरीके का जुडिशियल ट्रिब्यूनल नहीं है, ठीक है, तो कोर्ट में दोबारा प्रोसीडिंग चल सकती है। ओके, अब हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। इधर हम बात करेंगे अपने क्लॉज 3 की। ये जो क्लॉज 3 है ये बात करता है प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब ये है कि आपको कभी भी कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप खुद के अगेंस्ट विटनेस बनो। मतलब आप कोर्ट के अंदर या कोर्ट के बाहर आपसे किसी भी इस तरीके की स्टेटमेंट नहीं मांगी जा सकती जो कि आपका गिल्ट एक्सपोज करे।
ठीक है, जो आपके बारे में बताए कि हाँ आप ही इस ऑफेंस के लिए मतलब ऑफेंस के लिए लायबल एंड ऑल दिस। इसके अंदर कुछ अच्छा ये बता देती हूँ पहले, ये क्लॉज हम यूज़ कब कर सकते हैं, प्रैक्टिस में कब लाया जा सकता है। ये क्लॉज मैं तभी यूज़ कर सकती हूँ सपोज किसी ने कोई ऑफेंस कर दिया है, ठीक है। अब ऑफेंस कर दिया गया, जब पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन वाला राउंड चलता है ना, इंक्वायरी वाला राउंड, जब उससे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वो क्वेश्चन जो है मतलब ऐसा होता है ना कि मार पिटाई करके, मेंटल टॉर्चर देके, फिजिकल टॉर्चर देके पूछा जाता है ना, कंपेल किया जाता है कि मैं वो सारी बात को मतलब वॉमिट आउट कर दूं, ठीक है, तो इस क्लॉज का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फंडामेंटल राइट है कि हमें किसी भी केस में अपने अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। पहला कंपोनेंट, पर्सन बी एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। तो यही बात है कि अगर कोई इंसान इस क्लॉज को यूज़ करना चाहता है तो उसके अगेंस्ट किसी ऑफेंस का चार्ज होना चाहिए, नॉर्मल पर्सन नहीं। जैसे क्या है अमेरिका में ये है कि अगर कोई पर्सन विटनेस की तरह एक्ट कर रहा है तो उसे भी ये राइट अवेलेबल है कि वो कि उसे कंपेल नहीं किया जा सकता कोई ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए जो कि उसका ट्रू नेचर एक्सपोज करे। लेकिन हमारे इंडिया में ये राइट सिर्फ और सिर्फ एक्यूज पर्सन के पास अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ एक्यूज पर्सन इस चीज़ का डिफेंस ले सकता है कि मेरे से ऐसे स्टेटमेंट बुलवाए जाने की कोशिश करी जा रही है जो कि मेरा ट्रू नेचर एक्सपोज कर सकता है। एक केस है, इस केस का नाम है नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी। एक क्या हुआ था कि एक ऑफिसर थी, इनके अगेंस्ट कुछ करप्शन रिलेटेड चार्जेस थे, ठीक है। तो इन्हें बुलाया गया, ठीक है, पुलिस में, पुलिस डायरी में इनके अगेंस्ट ऐसा कोई फॉर्मल तरीके से एक्यूज पर्सन नहीं थी, बस इन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था। तो इन्होंने पुलिस इनसे क्वेश्चन पूछा, तो पुलिस को इन्होंने कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर देने से मना कर दिया और बोला कि ये जो है मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। तो पुलिस वालों का ये कहना था कि अभी ये एक्यूज पर्सन थोड़ी है, ठीक है, इनके अगेंस्ट किसी तरीके का ऑफेंस थोड़ी लगाया, अभी ऑफेंस थोड़ी चार्ज हुआ है। तो ऐसा कोर्ट ने बोला कि नंदिनी सतपथी जो है उन्हें इस क्लॉज की प्रोटेक्शन मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब जो जजमेंट है उसके अंदर ये आया कि ये राइट सिर्फ और सिर्फ एक्यूज के पास नहीं बल्कि एक सस्पेक्ट के पास भी अवेलेबल है। पुलिस आई क्यों नंदिनी सतपथी के पास? क्योंकि उन्हें सस्पेक्ट था, क्योंकि उन्हें पूरा कंफर्म ही था ऑलमोस्ट कि हाँ ये करप्शन के चार्जेस हैं इनके अगेंस्ट। तो ये सस्पेक्ट के लिए जो पर्सन सस्पेक्टेड है ना, तो उसके पास भी ये पर्टिकुलर क्लॉज अवेलेबल है। अब हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड पे जो कि बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की। अगर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंपल्शन टू बी अ विटनेस, सपोज ऐसा किया जाता है ना कि किसी इंसान को मार के, पिटाई करके, फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर करके अगर मुंह से कुछ उगलवाने की कोशिश करी जा रही है तो मैं इसका डिफेंस ले सकती हूँ, ठीक है। विटनेस बेसिकली मतलब क्या होता है? विटनेस मतलब यही होता है ना कि आप अपनी पर्सनल नॉलेज से कोई ऐसी ओरल या रिटन स्टेटमेंट दो जो कि आपका गिल्ट एक्सपोज कर दे, ट्रू नेचर एक्सपोज कर दे, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो कि बताया गया है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओगढ़ में, इस केस में बोला गया कि अगर आपसे कभी थंब इम्प्रेशन मांगा जाता है, फुट इम्प्रेशन, पाम इम्प्रेशन या फिर फिंगर्स का, ठीक है, स्पेसिमेन राइटिंग्स, कोई सा भी ऐसे डॉक्यूमेंट है ना, ऐसी जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट रहती है कि इंसान की राइटिंग चेक करनी है, फोटोग्राफ्स वगैरह, वो इस क्लॉज के अंदर नहीं फॉल करता। अगर सपोज मेरी कोई राइटिंग मैच करना चाहता है, थंब इम्प्रेशन मांग रहा है, तो मैं ये नहीं कह सकती मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। हाँ, मुझे वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए ऑब्वियसली नहीं कंपेल किया जाएगा जो कि बस मुझे पता है या जो मेरा ट्रू नेचर एक्सपोज करे। पर ये जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो चीज़ें होती है, थंब इम्प्रेशन वगैरह, ये सब मुझसे अगर कोई मांग रहा है तो मैं मना नहीं कर सकती क्योंकि इससे मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले कंपोनेंट की। कंपल्शन मस्ट बी ऑफ गिविंग एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब अगर क्या कहते हैं कि ठीक है, विटनेस, दूसरा कंपोनेंट समझ आ गया ना कि मतलब विटनेस बनने के लिए कंपेल किया जा रहा है, ठीक है, अपने ही अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए कंपेल किया जा रहा है। अब तीसरा चीज़ ये है कि खुद के अगेंस्ट एविडेंस देना, ठीक है। तो एक इसमें केस था कलावती वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी। इसमें ये बोला गया कि ये वाला जो पर्टिकुलर क्लॉज है, ये अगर सपोज किसी पर्सन ने खुद से, उसे मारा पीटा नहीं किया, खुद से वो कन्फेशन कर देता है कि मैंने ये काम किया है, ठीक है, सब बता देता है, खुद ही अपना कबूल कर लेता है जो उसने क्राइम किया है, तो ये नहीं बोला जा सकता कि उसके फंडामेंटल राइट उसे छीन लेगा। नहीं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल है सपोज जो अपने बारे में नहीं बताना चाहते, जो किसी तरीके का कन्फेशन नहीं देना चाहते, ठीक है, और उन्हें मारा जा रहा है। ड्यूरेस वर्ड समझते हो ना,
कि ड्यूरेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन ली जाती है। ड्यूरेस मतलब वही मारपीट के मैंने बताया, मतलब अनलॉफुली आपको इम्प्रिजनमेंट में रखा जाएगा, ठीक है। फिर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करी जाती है, तो आप बिल्कुल मना कर सकते हो। तो आई थिंक ये आपको आर्टिकल समझ आया, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो जो क्लॉज 1 है वो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात करता है, मतलब कोई भी ऐसा लॉ नहीं पास होगा जो कि उन जिसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो, ठीक है। दूसरा जो है वो इसकी बात कर रहा है डबल जेपार्डी की, मतलब सेम ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी। और जो हमारा थर्ड क्लॉज है वो बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब मुझे खुद के अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा, मुझे खुद के अगेंस्ट कोई एविडेंस देने के लिए नहीं कंपेल किया जाएगा। एक और बात, एक जजमेंट आई नन्ही सतपथी, तो हमने जो केस पढ़ा होगा उसके अंदर जो जजमेंट आई थी उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, पुलिस आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो आपके पास राइट है, आप अपना वकील बुला सकते हो, उससे पहले आप चाहो तो कोई भी सवाल का जवाब ना दो। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।